बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम पैथोमा। तो इसमें से अगर बताता चलूँ पहले कि मोस्टली क्वेश्चन आता है वो या तो मेनिंजाइटिस से आ जाता है या फिर वो सीएनएस ट्यूमर से आ जाता है। मोस्टली ये 80% चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से आ जाए और 20% या लेस देन 10% चांसेस होते हैं कि किसी और टॉपिक में से आ जाए। तो ये मेनिंजाइटिस और एक साथ सीएनएस ट्यूमर्स, तो ये दो इसके मेन टॉपिक्स हैं। बाकी गो थ्रू कर लेते हैं एक तरह से। तो स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंटल एनोमलीज से, कि जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हमारे पास होते हैं सीएनएस के रिलेटेड। सबसे पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। हमें पता है कि सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है, उसके बाद न्यूरल ग्रूव और फिर न्यूरल ट्यूब बन जाती है। इस ट्यूब का एक क्रेनियल एंड होता है और एक कॉर्डल एंड होता है। जो क्रेनियल एंड है वो ब्रेन बना देता है और कॉर्डल एंड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या हैं? इट अराइजेज फ्रॉम इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब होता है उसमें ऊपर से भी क्लोज होना होता है और नीचे कॉर्डल एंड से भी। तो अगर ये इन क्लोजर इनकम्प्लीट हो तो उसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। अब जो न्यूरल ट्यूब की जो हमारे पास वॉल होती है उससे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। जो उसका ल्यूमेन होता है न्यूरल ट्यूब का, उससे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रिकल्स बनते हैं। और जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं उससे हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। आगे क्या है कि एसोसिएटेड विद लो फोलेट लेवल प्रायर टू कंसेप्शन। के कंसेप्शन से पहले अगर फोलेट लेवल लो है क्योंकि उसने आगे न्यूरलेशन में यूज़ होना आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आते हैं। इसमें क्या होता है कि एलिवेटेड अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल, अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है कि कहाँ पे? एमनियोटिक फ्लूइड और मैटरनल ब्लड में। इसमें हमारे पास दो डिजीज़ हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड। एक एनेनकेफली है या एनेन्सेफेली भी कह लें, और दूसरा हमारे पास स्पाइना बाइफिदा है। अब क्या है कि क्योंकि क्रेनियल और कॉर्डल एंड होता है न्यूरल ट्यूब का, तो अगर जो क्रेनियल एंड है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाए तो उसकी वजह से एनेनकेफली हो जाती है। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ स्कल एंड ब्रेन, डिस्ट्रप्शन ऑफ क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब। तो इसमें ब्रेन और स्कल एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है कि फ्रॉग लाइक अपीयरेंस हो जाती है ऑफ द फीटस, और क्योंकि ऊपर स्कल और ब्रेन है ही नहीं तो उसको फ्रॉग लाइक अपीयरेंस आ जाती है। और मैटरनल पॉलीहाइड्रोमियोस हो जाता है। तो इसके अलावा जो स्पाइना बाइफिदा है ये क्या है? इट इज़ फेलियर ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च टू क्लोज। जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है वो क्लोज नहीं हो पाती, रिजल्टिंग इन वर्टिब्रल डिफेक्ट। किस वजह से? डिसरप्शन ऑफ द कॉर्डल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब, कि जी उसमें फिर वर्टिब्रल डिफेक्ट आ जाता है। फिर वो वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस हैं वहाँ से हर्निएट कर जाती हैं। दो तरह का होता है स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा एंड स्पाइना बाइफिदा विद सिस्टिक प्रोट्रूजन। जो स्पाइना बाइफिदा ओकल्टा है, ओकल्टा मतलब छुपा हुआ, तो इसमें क्या होता है? एक डिम्पल उस जगह पे होता है या पैच ऑफ हेयर, मतलब ये ऊपर नज़र आ रहा होता है, बाकी मसला नहीं होता। और जो स्पाइना बाइफिदा विद सिस्टिक प्रोट्रूजन है उसमें हमारे पास सिस्ट बना होता है। वो मेनिंगोसील भी हो सकता है या मेनिंगोमायोसील भी हो सकता है। मेनिंगोसील में सिर्फ मेनिंजेस की प्रोट्रूजन होगी, सिस्टिक स्वेलिंग में। और जो मेनिंगोमायोसील है उसमें मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोट्रूड किया होगा। आगे हमारे पास है सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस। ये जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में CSF रन कर रहा होता है, तो ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट एक नैरो पाथवे है, उसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। तो उसमें अगर कोई स्टेनोसिस कंजेनिटल है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ कंजेनिटल स्टेनोसिस ऑफ चैनल दैट ड्रेन cerebrospinal fluid from the third ventricle into the fourth ventricle, and it leads to hydrocephalus इन न्यू बॉर्न में मोस्ट कॉमन काज है हाइड्रोसेफलस का।
सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस। CSF प्रोड्यूस कहाँ होता है? CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरोइड प्लेक्सिस लाइनिंग द वेंट्रिकल्स। कोरोइड प्लेक्सिस एक वेसल्स का प्लेक्सिस है और उससे हमारे पास ये CSF बनता है और ये हर वेंट्रिकल में आता है। तो इसमें क्या होता है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट अगर स्टेनोसिस है तो प्रेजेंट कैसे करता है? प्रेजेंट विद इनलार्जिंग हेड सर्कमफेरेंस ड्यू टू डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्रेनियल सूचर्स लाइंस आर नॉट हमारे पास, क्योंकि बाय बर्थ ये कंजेनिटल एनोमली है तो उसमें हमारे पास जो हेड के जो सूचर्स है ना, क्रेनियल सूचर्स, तो वो फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक तो हमारे पास स्टेनोसिस है, अंदर CSF ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो सूचर्स भी क्लोज नहीं होंगे और इनलार्ज हेड सर्कमफेरेंस होगा। जो हमारे पास CSF होता है वो मेनली जो प्रोड्यूस हो रहा था वो लेटरल वेंट्रिकल से प्रोड्यूस हो रहा था। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जब जाता है तो वहाँ पे एक फोरामेन होता है, उसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन दो ऑफ मोनरो, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो, MONRO। तो ये दो वेंट्रिकल के दरमियान है फोरामेन। ये थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट आ जाती है हमारे पास, ये चैनल है। अब फोर्थ वेंट्रिकल से आगे सबरेक्नोइड स्पेस में किसके थ्रू? एक फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, तो इसके थ्रू सबरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है। तो ये इसका पाथवे है। आगे हमारे पास है जो कंजेंटल डेवलपमेंटल एनोमली है, नेक्स्ट वो है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। तो इसको डंडी याद रख लें कि इसमें जो हमारे पास होती है ना वर्मिस ऑफ सेरिबेलम, वो उसमें कंजेनिटल फेलियर डेवलपमेंट में आता है। इट इज़ ए कंजेनिटल फेलियर ऑफ द सेरिबेलर वर्मिस टू डेवलप, कि वो वर्मिस ही नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम के आगे पड़ा होता है तो उसको ज़्यादा स्पेस मिलती है, फिर वो ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। इट प्रेजेंट्स एज massively dilated fourth ventricle, posterior fossa with an absent cerebellum, absent cerebellum होगा और हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। आगे हमारे पास है आर्नल्ड कैरी malformation टाइप 2। इसमें क्या होता है कि कंजेनिटल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ cerebellar vermis and tonsil through the foramen magnum। इसमें हमारे फोरामेन मैग्नम से जो टॉन्सिल और वर्मिस पार्ट है ना सेरिबेलम का, वो हर्निएट कर जाता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, कंजेनिटल ही है। इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF एंड हाइड्रोसेफलस हो सकता है और हमारे पास मोस्टली मेनिंगोमायोसील के चांसेस होते हैं, मेनिंगोमायोसील से रिलेटेड होता है। आगे हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स, जिनके स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या लीजन्स आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंकोमीलिया है। सिंकोमीलिया क्या है? कि इट इज सिस्टिक degeneration of spinal cord arises with trauma and in association with type 1 Arnold Chiari malformation। ट्रॉमा या आर्नल्ड कैरी malformation टाइप 1 की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है? कहाँ एक्सटेंशन क्या है? CA2T1। और इसमें हमारे पास सेंसरी लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होती है उस एरिया के जो से उसको सप्लाई कर रहा है, और अपर एक्सट्रेमिटी, और इस पे उसको कहते हैं केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास पेन और टेम्परेचर की सेंसेस लॉस होंगे उस अपर एक्सट्रीमिटीज़ में CA2T1 की वजह से। सिरिंक्स एक्सपेंशन की वजह से हमारे पास एक तो मसल एट्रोफी और वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि वो एंटीरियर हॉर्न पे भी प्रेशर डालेंगे और हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है जब वो लेटरल हॉर्न पे प्रेशर पड़ेगा तो। नेक्स्ट हमारे पास है पोलियोमाइलाइटिस। इसमें क्या होता है? डैमेज टू एंटीरियर मोटर हॉर्न ड्यू टू पोलियो वायरस। जो एंटीरियर मोटर हॉर्न है इससे आगे, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन बनते हैं वो मसल को सप्लाई करते हैं, तो जब ये एंटीरियर मोटर हॉर्न का डैमेज हो जाएगा तो फिर वो जो लोअर मोटर न्यूरॉन जो मसल को सप्लाई कर रहे हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे और उससे हमारे पास पैरालिसिस होगा। ये पैरालिसिस किस टाइप का होगा? क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन में उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। तो प्रेजेंट्स फॉर लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस कौन कौन से होते हैं? फ्लैसिड पैरालिसिस होगा क्योंकि इसमें नर्व सप्लाई ही ख़त्म हो गई, तो उससे फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल एट्रोफी हो जाएगी
डिनर्वेशन की वजह से, और फेसिकुलेशंस वीकनेस व डिक्रीज मसल टोन, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस एंड नेगेटिव बेबिंस्की साइन, डाउन गोइंग टोस। तो ये पोलियोमाइलाइटिस में आता है। एंटीरियर हॉर्न मोटर डैमेजेस में आता है। आगे हमारे पास है वर्डनिक हॉफमैन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेड डिजेनरेशन ऑफ एंटीरियर मोटर हॉर्न, उसी की तरह है कि एंटीरियर मोटर हॉर्न जैसे पोलियोमाइलाइटिस में है, लेकिन इसमें हमारे पास ये इनहेरिटेड है वर्डनिक। वो पोलियोमाइलाइटिस वो इनहेरिटेड नहीं होता, तो ये इसका डिफरेंस है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन का ही डैमेज है। और इसमें क्या होता है, फ्लॉपी बेबी प्रेजेंटेशन होती है, और उसमें डेथ विद इन फ्यू ईयर्स आफ्टर बर्थ। फ्लॉपी बेबी आपने याद रखना, वर्डनिक हॉफमैन डिजीज से रिलेटेड है। आगे हमारे पास है एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं उसमें हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन दोनों की डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और अगर एंटीरियर मोटर हॉर्न डिजेनरेशन हो जाए या लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिजेनरेशन हो जाए, अगर एंटीरियर मोटर हॉर्न की डिजेनरेशन हो जाए, क्योंकि वहाँ से हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन बन रहे थे, तो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, लाइक पोलियोमाइलाइटिस एंड वर्डनिंग हॉफमैन डिजीज़ की तरह। और अगर लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिजेनरेशन हो जाएगी, तो उससे हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन जो आ रहे हैं वो उनके साइन एंड सिम्टम आएंगे। इस उसमें से क्या होता है कि एट्रोफी एंड वीकनेस ऑफ हैंड्स इज़ एन अर्ली साइन, कि ये इसका अर्ली साइन होता है। एट्रोफी एंड वीकनेस ऑफ हैंड्स, हाथों को सबसे पहले इन्वॉल्व करता है। और इसमें लैक ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट, डिसइंटीग्रेट एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस फ्रॉम सिरिंगोमिलिया। तो सिरिंगोमिलिया क्या था, उसमें सिस्टिक डायलेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड की डिजेनरेशन थी, और उसमें CA to T1 सिर्फ उसमें पेन और टेम्परेचर का लॉस था टू द अपर एक्सट्रीमिटी। लेकिन इसमें भी अपर एक्सट्रीमिटी हो सकती है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई सेंसरी लॉस नहीं है, इसमें बल्कि मोटर लॉस है। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसमें म्यूटेशन मोस्टली केसेस स्पोरेडिक होते हैं, और जो जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज SOD1 सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज 1, उसमें म्यूटेशन की वजह से ये प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है फ्रेडरिक एटेक्सिया। एटेक्सिया मोस्टली जो है वो सेरिबेलम से रिलेटेड है। तो इट इज डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो कि इसमें सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर सेरिबेलम की वजह से हमारे पास एटेक्सिया हो जाएगा, और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ जो ट्रैक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंसेस, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, प्रोप्रियोसेप्शन, वीक मसल वीकनेस इन लोअर एक्सट्रीमिटी वगैरह, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इसमें क्या होता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, और अनस्टेबल ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट GAA, इसका जो है ना वो रिपीट होता है ट्राइन्यूक्लियर, अनस्टेबल होता है ये इन द फ्रेटेक्सिन जीन। फ्रेटेक्सिन जीन में GAA ट्राइन्यूक्लियोटाइड का अनस्टेबल उसकी रेपिटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से ये हमारा फ्रेडरिक एटेक्सिया आता है। फ्रेटेक्सिन इज एन essential फॉर माइटोकॉन्ड्रियल आयरन रेगुलेशन, लॉस रिजल्ट इन आयरन बिल्डअप विद फ्री रेडिकल डैमेज। तो फ्रेटेक्सिन आयरन माइटोकॉन्ड्रियल आयरन रेगुलेशन करवाता है, जब ये नहीं होगा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, तो उसके जो सिम्टम इसकी वजह से सारे आएंगे, फ्री रेडिकल डैमेज होगा। जो पेशेंट होता है वो मोस्टली व्हील चेयर बाउंड होता है कुछ ही सालों में, और एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड लीजन कंप्लीट होते हैं इससे। इसमें कितने से, सिरिंगोमिलिया, पोलियोमाइलाइटिस, वर्डनिक हॉफमैन, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड फ्रेडरिक एटेक्सिया। अगर हमारे पास है मेनिंजाइटिस, जो मोस्टली जिसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। मेनिंजाइटिस क्या है, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजिस। अब मेनिंजिस 3 तरह की होती हैं,
ड्यूरा मैटर सबसे बाहर, उसके अंदर रेकनाइड मैटर और सबसे अंदर पाया मैटर। तो जो रेकनाइड मैटर एंड पाया मैटर है उनको दोनों को मिला के लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। ठीक है, तो पाया एंड अरेक्नाइड टुगेदर आर टर्म्ड लेप्टोमेनिंजिस। तो ये इन दोनों का असल में इन्फ्लेमेशन होता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो मोस्टली इन्फेक्शियस एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आइटिस है तो इन्फ्लेमेशन है। तो अगर इसमें बात करें तो जो क्वेश्चन इसका आता है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस आता है मोस्टली, और इसके अलावा दूसरे नहीं आते जो वायरल और क्योंकि बैक्टीरियल मोस्टली इन्वॉल्व होता है तो उसमें वो ना एज वाइज पूछ लेते हैं। जो इसमें क्लासिफिकेशन भी दी हुई है कि ग्रुप, जो वो कहते हैं कि ना उसकी एज दे देता है कि इन्फेंट है या 12 ईयर ओल्ड है या ओल्ड एज में है या अडल्ट है। तो इस तरह से कुछ सारे उसने एक दफ़ा पूछे हुए हैं। तो ये मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई एंड लिस्टेरिया, ये न्यूनेट्स में करवाते हैं मेनिंजाइटिस। और जो नेज़ेरिया मेनिंजिटिडिस है ये चिल्ड्रन और टीनेजर्स। और जो स्ट्रेप निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मॉप्स, स्केचुअल अगर आपको याद हो तो एम से मेनिंजाइटिस था, तो वो अडल्ट्स और एल्डरली में करवाता है। और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो नॉन वैक्सीनेटेड इन्फेंट्स में करवाता है। कॉक्सैकी वायरस चिल्ड्रन और फीको ओरल ट्रांसमिशन के रिस्पॉन्सिबल है, और जो फंगाई है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में। तो ये आपने याद रखने हैं। जो उसने पूछे हुए हैं वो एक दफ़ा एज दे देता है, एक दफ़ा उसने 1 ईयर ओल्ड यानी कि इन्फेंट दे दिया। उसमें कौन था उसमें जो उसने कहा कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हमें मिले हैं, तो वो कौन सा होगा? तो बेसिलाई ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इकोलाई है, तो उसका ऑप्शन में इकोलाई था। इसे दोबारा बात करा देता हूँ कि न्यूनेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई एंड लिस्टेरिया, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स जिसमें उसने एक 12 साल की उम्र मोस्टली 2-3 दफ़ा दी हुई है, तो वो निजेरिया मेनिंजिटिडिस था। और स्ट्रेप नमूनिया अडल्ट्स और एल्डरली में, और ये उसने पूछा हुआ था। और मोफिलस इन्फ्लुएंजा पूछा नहीं था, वो नॉन वैक्सीनेटेड इन्फेंट्स में। तो ये इसके कॉजेज़ आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन की एक इसका क्लासिक ट्राइएड है मेनिंजाइटिस का। जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसमें ये 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। हेडेक होगा उसे, न्यूकल रिजिडिटी यानी कि नेक स्टिफनेस होगी, और फीवर होगा। तो ये ट्राइएड बना देते हैं, हेडेक, न्यूकल रिजिडिटी एंड फीवर। तो ये उसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और मार्क भी कर लीजिए कि ये 3 दे के उसने साथ में उसने कहा फोटोफोबिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी हो सकता है। तो ये साइन ये आपने लाजमी याद रखना है कि साइन एंड सिम्टम्स वो इसमें से 3-4 कम से कम देगा। ठीक है, हेडेक, न्यूक्लियर फीवर ये क्लासिक ट्रायड है, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इसमें से भी देगा। तो ये डायग्नोसिस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है, डायग्नोसिस हम लंबर पंक्चर से करते हैं L4 और L5 के दरमियान। और क्या हमें असल में ना लंबर पंक्चर से जो हमें जो CSF मिलता है उस पर हमें आगे फाइंडिंग्स देखनी होती हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे, और ग्लूकोज जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बैक्टीरिया भी यूज़ करते हैं और फंजाई भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो वायरल मेनिंजाइटिस है ना उसमें हमारे पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन नॉर्मल रहती है। क्यों? क्योंकि वो यूज़ नहीं करते। ऐसे समझ लें कि जैसे वायरस जो है ए सेलुलर चीज़ पार्टिकल्स हैं, तो उस वजह से ये यूज़ नहीं कर सकते। उस वजह से हमारे पास CSF ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रहती है। तो ये CSF फाइंडिंग्स इसकी आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमारे पास मोस्टली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से होती हैं कॉम्प्लिकेशन, डेथ हो सकती है, और हाइड्रोसेफलस, हियरिंग लॉस, सीजर्स, और इससे फाइब्रोसिस भी हो सकती है। इसमें से जो क्वेश्चन उसने मतलब जो बार बार रिपीट किया हुआ, एक तो डायग्नोसिस दे देता है, और उसके साथ एक आप ना साथ में लिख लीजिए कि उसने कहा कि क्वेश्चन में था कि लैब डायग्नोसिस फॉर चाइल्ड विद मेनिंजाइटिस, कि उसको आप लैब डायग्नोसिस कौन सा करवाएंगे, और डिफरेंशियल भी।
तो उसके लिए हम नॉर्मल रेंजेस, बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस। तो इस CSF जो में ऑब्टेन होता है थ्रू लंबर पंक्चर, तो उसमें हम एक तो उसका सेल्स देख लेते हैं, प्रोटीन्स, ग्लूकोज और बैक्टीरियोलॉजी करवाते हैं, इनके ग्राम स्टैंडिंग। तो अगर जो हमारे पास लैब डायग्नोसिस क्या क्या चीज़, हम एक तो नेकेड आई से देखते हैं। जो नेकेड आई से नॉर्मल जो हमारे पास होती है लेप्टोमेनिंजिस, वो क्लियर या कलरलेस होती है, और जो बैक्टीरियल होती है उसमें क्लाउडी हो जाती है, और वायरल में क्लियर या स्लाइटली टर्बिड हो जाती है। और जो ट्यूबरकुलस है उसमें क्लियर होती है या स्लाइटली टर्बिड, और इसमें क्या होता है कि फिब्रिन कोएगुलम ऑन स्टेनिंग, के स्टेनिंग से फिब्रिन कोएगुलम बन जाता है ट्यूबरकुलस वाले में। आगे अगर CSF प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल जो वो 60 से 150 तक होता है mm ऑफ वाटर, और जो बैक्टीरियल कंडीशन में ग्रेटर देन 180, और वायरल में ग्रेटर देन 250 हो जाता है, और ट्यूबरकुलस में ग्रेटर देन 300 हो जाता है मिलीमीटर ऑफ वाटर। तो और सेल्स की बात करें तो हमारे पास 0 to 4 सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं नॉर्मल में, और बैक्टीरियल में हमारे पास 10 to 10,000 न्यूट्रोफिल्स हमारे पास होते हैं। ये याद रखें कि बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल्स आते हैं पर माइक्रोलीटर, 10 से 10,000 न्यूट्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर, और वायरल में 10 to 100 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर। वायरल में भी लिम्फोसाइट्स हैं और ट्यूबरकुलस वाले में भी लिम्फोसाइट्स हैं। वायरल में 10 to 100 लिम्फोसाइट्स हैं और ट्यूबरकुलस वाले में 100 to 1000 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर। तो ये आप साथ साथ नोट करते जाइए। प्रोटीन्स जो है कंटेंट नॉर्मली 40 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया में मतलब मोस्टली ये ज़्यादा हाई होता है। वायरल में इंक्रीज़ होता है, और ट्यूबरकुलस वाले में भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल कंडीशन में उसमें हाईली इंक्रीज़ होता है प्रोटीन कंटेंट। ग्लूकोज की बात करें तो 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल जो CSF में, और जो बैक्टीरियल में होता है उसमें हाईली डिक्रीज्ड होता है ग्लूकोज, क्योंकि वो यूज़ ज़्यादा करता है। और जो वायरल है वहाँ पे नॉर्मल रहता है, और ट्यूबरकुलस में भी थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है ग्लूकोज कंटेंट। बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास नॉर्मल जो होता है वो स्टेराइल होता है CSF, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। जो बैक्टीरियल है उसमें तो कोई ना कोई हमें कॉजेटिव एजेंट प्रेजेंट होगा, और जो वायरल है उसमें भी स्टेराइल होगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो नहीं, वो तो वायरल है। और ट्यूबरकुलस की बात करें तो उसमें हमारे पास ट्यूबरकुल बैसिलाई प्रेजेंट होंगे उसमें। तो ये एक टेबल के फॉर्म में ना इसकी जो डिफरेंशियल्स हैं, या कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी उसको मेनिंजाइटिस की कौन सी है, वायरल, बैक्टीरियल है या ट्यूबरकुलस है। तो ये आप लिख लीजिए। आगे इस तरह का इसका एक क्वेश्चन आया था कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, तो उसने कहा कि मॉर्फोलॉजी बताएं इसकी। तो मॉर्फोलॉजी इसमें क्या होगा कि एक तो जो सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट्स होंगे 100 to 1000। आगे प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ होगा, ग्लूकोज कंटेंट डिक्रीज़ होगा, और बैक्टीरियोलॉजी में हमारे पास ट्यूबरकल बैसिलाई मिल जाएंगे। और जो अगर नेकेड आई से क्या है कि हमारे पास क्लियर और स्लाइटली टर्बिड, जिससे हमारे पास फिब्रिन कोएगुलम बन जाएगा ऑन स्टेनिंग। तो ये चीज़ें तो हमारे पास पहले हमने कर ली हैं। इसके साथ और क्या है कि वेल सर्कमस्क्राइब इंट्रापैरेन्काइमल मैस, ट्यूबरकुलोमा इसको कहते हैं। तो ये वो हमारे पास होगा वेल सर्कमस्क्राइब्ड इंट्रापैरेन्काइमल मैस, और उसके साथ क्रोनिक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस लीड टू एरिकनॉइड फाइब्रोसिस एंड हाइड्रोसेफलस। अगर क्रोनिक हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास जो एरिकनॉइड की फाइब्रोसिस जो होती है, और इसकी वजह से हमारे पास वो रिजॉर्प्शन नहीं हो पाती CSF की, तो हमारे पास हाइड्रोसेफलस मिल जाता है हमें। तो ये इसकी अलग से आप 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा इसकी मॉर्फोलॉजी में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की। एक क्वेश्चन इसका इस तरह आया था कि टेस्ट टू बी डन ऑन लंबर पंक्चर स्पेसिमेन, के लंबर पंक्चर आपको मिला है इसमें CSF होगा लाजमी, तो उससे आप क्या टेस्ट करवाएंगे। तो जो भी हमने वो टेबल में किए हैं, एक तो उसमें हमारे पास फिजिकल करेक्टर हम देख लेंगे, लाइक कलर और टर्बिडिटी, जो हमने पहले देखी कि टर्बिड है या क्लाउडी है या जिस तरह का है।
उससे पता चल जाएगा। और CSF प्रोटीन करवा लेंगे, CSF ग्लूकोज, CSF IgG इंडेक्स, और रूटीन CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। हाई रेजोल्यूशन CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डिटेक्टिंग ओलिगोक्लोनल बैंड्स एंड माइलिन बेसिक प्रोटीन इन डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, ये करवाएंगे। और CSF WBC काउंट करवा लेंगे, और ग्राम स्टेनिंग जो बैक्टीरियोलॉजी में। तो ये चीज़ें हम टेस्ट लंबर पंक्चर पे करवाते हैं। उस टेबल से भी 4-5 चीज़ें उससे, और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस और IgG इंडेक्स उससे एडिशनल है। तो ये आप नोट कर लीजिए। एक उसने जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के साथ उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ इस एक और चीज़ पूछी थी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन एब्सेस, कि ब्रेन एब्सेस उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी। ये सच तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि इसमें क्या होता है कि ग्रॉसली क्या इसकी है मॉर्फोलॉजी, डिस्क्रीट एंड डिस्ट्रक्टिव लीजन होता है, और सेंट्रल लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है इसमें। तो ये 2 पॉइंट्स, डिस्क्रीट एंड डिस्ट्रक्टिव लीजन होता है, और सेंट्रल लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो अरिम ऑफ वास्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन एंड फाइब्रस टिश्यू, और outside the fibrous capsule is a zone of gliosis and numerous gametocytic astrocytes are present। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन एब्सेस। मेनिंजाइटिस इससे कंप्लीट होता है यहाँ पे, और ये आपने अच्छी तरह करना है। और आगे हमारे पास है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, के ऐसे समझ लें कि सेरिब्रम जो ब्रेन की वास्कुलेचर की जो भी डिजीज़ है, इट इज़ न्यूरोलॉजिक डेफिसिट ड्यू टू सेरिब्रोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़, के जो वहाँ पे जो वास्कुलर को कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कोई ब्लड नहीं जा रहा जहाँ पे। तो 2 तरह से हो सकता है, या तो इस्कीमिया हो सकता है 85% केसेस में इस्कीमिया की वजह से ये होता है, और 15% केसेस में हेमरेज की वजह से हो सकता है। जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है ये मेजर काज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी है। और क्योंकि जो मोस्टली न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, वो डिपेंड ही ग्लूकोज पे कर रहे होते हैं, सीरम ग्लूकोज पे। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो 3 to 5 मिनट्स में नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी ब्रेन की। तो जैसे कि हमने कहा कि इस्कीमिया और हेमरेज 2 काजेज़ हैं। इसका जो क्वेश्चन आया हुआ वो ये आया हुआ कि सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ जो है इसके हमें फीचर्स इसके क्या क्या हैं। तो इसमें हमारे पास एक तो ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया है, और हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक है। तो ये 2 चीज़ें इस्कीमिया रिलेटेड हैं, ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया एंड इस्कीमिक स्ट्रोक। और हेमरेज रिलेटेड जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है वो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज एंड सबअरेकनॉइड हेमरेज। तो ये आपने 4 पॉइंट्स इसमें लिखने थे इसके फीचर्स में ना, और आगे इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था ये। एक और इसका क्वेश्चन आया था वो कि जो इस्कीमिया है वो उसमें 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कीमिक इंजरी ऑफ ब्रेन, कि जिस इस्कीमिक इंजरी ऑफ ब्रेन होती है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ में, तो उसके 2 प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक तो ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया है, और दूसरा हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक है। तो ये दोनों इस्कीमिया के प्रिंसिपल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया। अब एक चीज़ स्केच बना लें ज़हन में कि हमारे पास जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, ये एक तो हमने कहा कि इस्कीमिया रिलेटेड 85% केसेस में, और हेमरेज रिलेटेड इन 15% केसेस में। अब जो इस्कीमिया है ये या तो फोकल हो सकता है किसी ख़ास किसी पॉइंट पे, या ये ग्लोबल हो सकता है, ये डिफ्यूज़ कह लें। अगर ग्लोबल है तो वो तो मतलब पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, अगर जो फोकल है वो किसी एक हिस्से को इन्वॉल्व करेगा। उसमें अगर ड्यूरेशन वाइज हम डिवाइड करते हैं कि अगर लेस देन 24 आवर्स अगर वो फोकल इस्कीमिया रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, ठीक है। और अगर वो 24 आवर्स से ज़्यादा का ड्यूरेशन के लिए वो वहाँ पे इस्कीमिया रहा है किसी फोकल एरिया में, तो उसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक आगे हम करते भी हैं। तो ये एक तरह से आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखिए।
अब जो ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया है, इसमें क्या होता है, ग्लोबल इस्कीमिया टू द ब्रेन, और इसकी जो एटियोलॉजी है मेजर, वो हमारे पास क्या, लो परफ्यूजन। ऐसे याद रखने के ग्लोबल पूरे ब्रेन को कम जा रहा ब्लड, तो एक तो क्या हो सकता है कि ब्लड है ही थोड़ा, ठीक है, लाइक इन एनीमिया केसेस में। और दूसरा के जो पंप हमारा है वो, उसमें कोई मसला है, कार्डियोजेनिक शॉक है। तीसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास वो पंप यानी कि हार्ट भी सही काम कर रहा है, ब्लड भी पूरा है, लेकिन आगे का मसला वेसल्स में आ गया है, लो परफ्यूजन, किस वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है। और नंबर 4 पे हमारे पास कोई रिपीटेड एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लाइक इंसुलिनोमा हो सकता है। तो ये इस तरह आप 4 इसके काजेज याद सकते हैं, याद रख सकते हैं। लो परफ्यूजन इन एथेरोस्क्लेरोसिस, acute decrease in blood flow, for example in cardiogenic shock, chronic hypoxia, for example in anemia, and repeated episodes of hypoglycemia, insulinoma, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी ब्रेन इस्कीमिया ही होगा, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए ब्रेन को। तो इसके ये जो 4 काजेज़ हैं ये आपने याद रखने हैं। और आगे जो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसका कॉजेज़ जो है ना, ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया, वो बताएं आप, तो आपने ये याद रखना, मार्क भी कर लीजिए साथ। आगे जो इसकी इंटेंसिटी पे माइल्ड ग्लोबल इस्कीमिया हो सकता है, सीवियर ग्लोबल इस्कीमिया एंड मॉडरेट ग्लोबल इस्कीमिया। जो हमारे पास माइल्ड ग्लोबल इस्कीमिया है वो ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन करवा सकता है, उसमें फिर रिकवरी हो जाती है। और जो सीवियर है उसमें हमारे पास डिफ्यूज नेक्रोसिस हो जाती है और वेजिटेटिव स्टेट आ जाती है। और मॉडरेट जो ग्लोबल स्कीम है उसमें हमारे पास इन्फार्क्ट्स एंड वाटरशेड एरियाज, जहाँ पे एरिया लाइंग बिटवीन रीजन फेड बाय एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे मॉडरेट की ग्लोबल स्कीमिया की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। वो कौन कौन से हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लेयर 3-5-6, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम की परकेंजिलियर। तो ये वहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं। आगे हमारे पास है इस्कीमिक स्ट्रोक। तो ये क्योंकि ग्रेटर देन 24 आवर्स रहना चाहिए किसी फोकल एरिया में। रीजनल इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन दैट रिजल्ट्स इन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स लास्टिंग ग्रेटर देन 24 आवर्स, ठीक है। आगे जो इसकी सब टाइप्स हैं वो हमारे पास थ्रोम्बोटिक है, इम्बॉलिक है एंड लेक्यूनर स्ट्रोक है। ये उसकी ना सब टाइप्स हैं। तो इसका जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है इज़ ड्यू टू रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। जब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग रप्चर होगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होगा, और ये मोस्टली होता है ब्रांच पॉइंट्स पे। और इसमें जो इन्फार्क्ट होता है वो पेल इन्फार्क्ट होता है एट द पेरिफेरी ऑफ कॉर्टेक्स। थ्रोम्बोटिक में एक तो ब्रांच पॉइंट्स पे होता है और दूसरा पेल इन्फार्क्ट होता है। आगे जो एम्बोलिक स्ट्रोक है ये ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलाई, और ये होता है मोस्टली मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में, और इसकी वजह से जो इन्फार्क्ट होता है वो हेमरेजिक इन्फार्क्ट एट पेरिफेरी ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि उसने क्वेश्चन इस तरह किया कि इन्फार्क्ट्स जो हैं वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो उसके 2 पेल इन्फार्क्ट्स हैं, हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स। पेल किसमें, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में, और हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स एम्बोलिक स्ट्रोक्स में आते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है लेक्यूनर स्ट्रोक। इट अकर्स सेकेंडरी टू हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। और इसमें क्या होता है, लेक्यूनर है तो लेक्यूनर लेक लाइक होता है, और ये लेंटिकुलो स्ट्राइएट वेसल्स हैं उनमें मोस्टली होता है। और अगर ये इंटरनल कैप्सूल में हो जाए तो प्योर मोटर स्ट्रोक हो जाता है, और थैलमस को इन्वॉल्व करे तो प्योर सेंसरी स्ट्रोक, ठीक है। तो आगे हमारे पास है इस्केमिक स्ट्रोक रिजल्ट्स इन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, कि ब्रेन में जो भी नेक्रोसिस होती है वो मोस्टली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ही होती है, और इस्कीमिया की वजह से लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। तो ये आपने नेक्रोसिस की टाइप याद रखनी है, लिक्विफेक्टिव होती है। अब इसके जो कॉजेज, अब हम इसके कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉजेज ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक।
तो हमारे पास एक थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक एंड लेक्यूनर स्ट्रोक, तो ये 3 है। इसके आगे जो किस किस वजह से होता है कि थ्रोम्बोटिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के रप्चर होने से, एम्बोलिक थ्रोम्बोएम्बोलाई की वजह से, और लेक्यूनर स्ट्रोक जो है वो हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन की वजह से होता है कि कॉम्प्लिकेशन है। अब कुछ पॉइंट्स है जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो वो क्या है कि इस्कीमिक स्ट्रोक में सबसे पहले जो 12 घंटों में हमारे पास रेड न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, 24 घंटों में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और 1 से 3 दिन तक इन्फिल्ट्रेशन बाय न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आ जाते हैं, और 4 से 7 दिन तक माइक्रोग्लाइल सेल्स आ जाते हैं, और 2 से 3 हफ्तों में ग्लायोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, और एंड पे सिस्टिक स्पेस बन जाता है, और साइड पे ग्लायोसिस। तो ये इसके कुछ ड्यूरेशन रिलेटेड इवेंट्स हैं जिसमें हो रहे होते हैं। अब एक कंट्यूजन और कंकशन का क्वेश्चन आया हुआ है, कि लिखा नहीं हुआ है ऐसा, तो आप इसको नोट कर लें। कंट्यूजन क्या होता है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट डैमेज टू ब्रेन पैरेन्काइमा पार्टिकुलरली सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कि जो डायरेक्ट अगर ट्रॉमा हो जाए जिसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो जाए, मोस्ट ऑफन दे आर रिजल्ट ऑफ ब्लंट ट्रामा, क्योंकि कंट्यूजन है, कंट्यूजन जहाँ भी हो तो वो तो ब्लंट ट्रामा की वजह से होती है, विद ओवरलाइंग स्कल मे और मे नॉट बी फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक सबरेक्नॉइड हेमरेज इनवेरिएबली अकम्पनीज सेरिब्रल कंट्यूजन, कि जो सबरेक्नॉइड हेमरेज जब होता है तो उसके साथ ये कंट्यूजन लाजमी हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपिकली ब्रेन पैरेन्काइमा एट द अफेक्टेड साइट इज हेमरेजिक, necrotic and fragmented. On healing, lesions appear as shrunken areas with a golden brown hemocytin pigment on the surface. कि माइक्रोस्कोपिकली कैसे होंगे ये, जो ब्रेन पैरेन्काइमा जहाँ पे कंट्यूजन हुई है वहाँ पे हेमरेज होगा, नेक्रोसिस होगी और फ्रेगमेंट्स होंगे। जब वो हील करेगा तो श्रंकन एरिया हो जाएगा, और वहाँ पे गोल्डन ब्राउन हीमोसिटिन पिगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिकली इसकी पिक्चर है कंट्यूजन की। और जो कंकशन होता है, कंकशन क्या है, इट इज़ काज्ड बाय क्लोज्ड हेड इंजरी। ये कंकशन हमारे पास क्लोज हेड इंजरी की वजह से होता है, और इसमें हमारे पास ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, और फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसमें क्योंकि ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है तो ये कंप्लीट रिकवरी हो जाती है विद इन आवर्स टू डेज। और मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो स्फीयर कंकशन में काज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, इसकी वजह से एक्सोनल इंजरी भी हो सकती है। चेंजेस आर मिनिमल टू स्मॉल मल्टीपल हेमरेज, अगर छोटे मोटे हैं तो उसका मसला नहीं होता, और ये रिवर्सिबल कंडीशन है कंकशन की। आगे हमारे पास हैं जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ में जो हेमरेजेस हैं, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा, अगर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया तो उसको इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। और ये मोस्टली जो इसके कॉज होता है वो चारकोट बुशार्ड माइक्रो एनोरिज्म के रप्चर होने की वजह से होता है, वो ये मोस्टली लेंटिकुलर स्ट्राइएट वेसल्स में होता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। कॉम्प्लिकेशंस की, ये एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन को ट्रीट कर दें तो ये मोस्टली कम हो जाता है। बेसल गैंग्लिया इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, बेसल गैंग्लिया में ये मोस्टली पिक्चर भी बनी हुई है इसमें पथोमा में, तो वहाँ भी उसी बेसल गैंग्लिया के एरिया में ही ये इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो रहा है। और आगे हमारे पास है सब अरेक्नॉइड हेमरेज, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो जाए उसको सब अरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं, और इसमें शदीद किस्म की वर्स्ट पेन हेडेक होती है, सडन होती है, और लिखा हुआ है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, कि ऐसा लगता है कि जैसे ये सबसे मतलब सीवियर किस्म की हेडेक है। और न्यूक्लियर रिजिडिटी, नक स्टिफनेस हो जाएगी इसमें। लंप पंक्चर में हमारे पास जेंथोक्रोमिया जो कि येलो
येलोइश टिंट आ जाएगा ड्यू टू बिलीरुबिन की वजह से। और 85% जो केसेस हैं वो ड्यू टू रप्चर ऑफ बैरी एन्यूरिज्म, जो बैरी एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से सबरेकनॉइड हैमरेज होता है। जो हमारे पास इंट्रासेरेब्रल था वो ड्यू टू रप्चर ऑफ चारकोट बुशार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म ऑफ द लेंटिकुलर स्ट्राइएट वेसल्स की वजह से था। और ये जो सबरेकनॉइड हैमरेज है ये बैरी एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से। तो बैरी एन्यूरिज्म क्या है कि जब हमारे पास जो ट्यूनिंग का मीडिया है वो एब्सेंट होता है, और इसकी वजह से जो ट्यूनिंग का इंटीमा और ट्यूनिंग का एडवेंटिशिया है उसमें जो प्रेशर पड़ता है वो बल्ज हो जाता है, तो उसको हम बैरी एन्यूरिज्म। और ये ब्रांच पॉइंट ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है। जो सर्कल ऑफ विल्स में जो स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे जहाँ पे ब्रांच पॉइंट आ रहा है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। आगे हमारे पास है ट्रॉमा। ट्रॉमा को किस किस तरह का हो सकता है? एपिड्यूरल हिमाटोमा उसकी वजह से बन सकता है, सब ड्यूरल हिमाटोमा एंड हर्निएशन हो सकती है। जो एपिड्यूरल हिमाटोमा ड्यूरा के ऊपर और स्कल के अंदर, तो ये एपिड्यूरल हिमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द ड्यूरा एंड द स्कल, और मोस्टली ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, जिससे विद रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसमें रप्चर होती है, उसमें जो रीजन होगा वो लेंस शेप रीजन ऑन सीटी, जो लेंस शेप रीजन होगा। और लीस्टेड इंटरवल में प्रीसीड न्यूरोलॉजिकल साइंस। हर्निएशन इज ए लीथल कॉम्प्लिकेशन। जो सब ड्यूरल हिमाटोमा है उसमें हिमाटोमा जो भी है, जो अगर कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द वेसल उसको हिमाटोमा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडरनीथ द ड्यूरा, अगर ड्यूरा के नीचे कलेक्शन हो जाए ब्लड कवर्स द सरफेस ऑफ ब्रेन। और इसमें क्या होता है कि ड्यू टू टीयरिंग ऑफ ब्रिजिंग वेन्स ड्यूरा और एक्नाइट के दरमियान होती हैं, और ये ट्रॉमा की वजह से मोस्टली होता है। क्रीसेंट शेप लीजन होते हैं सिटी में। जो एपिड्यूरल था उसमें लेंस शेप लीजन होते हैं, और जो सब ड्यूरल है इसमें क्रीसेंट शेप लीजन ऑफ सिटी। और ये मोस्टली एल्डरली में होता है सब ड्यूरल हैमरेज, क्योंकि उनके जो एट्रोफी हो रही होती है ब्रेन की, और स्पेस वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रेचिंग हो जाती है वेन्स की। हर्निएशन इसमें भी लीथल कॉम्प्लिकेशन है। अब हर्निएशन क्या है, जो हम कॉम्प्लिकेशन में पढ़ रहे थे दोनों में कि हर्निएशन हो जाती है। हर्निएशन इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू ड्यू टू मैस इफेक्ट और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि मैस की वजह से किसी या इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो ब्रेन का जो कोई भी एरिया वो डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हर्निएशन कहते हैं। अब ये तीन तरह की हर्निएशंस इसमें डिस्कस किए। टॉन्सिलर हर्निएशन, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिब्रल टॉन्सिल है। अब ये सेरिब्रल टॉन्सिल कहाँ पे? फोरामेन मैग्नम में हर्निएट कर जाता है, इसको टॉन्सिलर हर्निएशन कहते हैं। दूसरा इससे हमारे पास क्या होता है, ब्रेन स्टेम उसको कंप्रेस कर देगा और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाएगा। अब सब फाल्सीन हर्निएशन क्या है? सब फाल्सीन से याद रखेंगे सिंगुलेट गायरस जो है उसकी हर्निएशन है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो होता है ये फॉक्स सेरिब्राई उसके नीचे आ जाता है। फॉक्स सेरिब्राई क्या है कि एक जो ड्यूरा की प्रोजेक्शन है जो डिवाइड कर रही होती है हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, तो उसके नीचे ये मतलब आ जाती है सिंगुलेट गायरस, उसको कहते हैं सब फाल्सीन हर्निएशन। आ गया तीसरे नंबर में हमारे पास अंकल हर्निएशन। ये क्या है कि अंकस जो पार्ट है ना जो मिडिली प्रेजेंट रहता है ब्रेन के, अगर हाफ सेक्शन करें तो वो टेम्पोरल लोब का अंकस जो है वो कहाँ पे आ जाता है? टेंटोरियम सेरिबेलाय। टेंटोरियम सेरिबेलाय होता है जो सेरिब्रम और सेरिबेलम, इनके जो हेमिस्फीयर्स है ना इनको डिवाइड कर रहा होता है। ड्यूरा का जो प्रोजेक्शन है वो टेंटोरियम सेरिबेलाय होता है, क्योंकि ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है नीचे को, तो ये उसके डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसकी अंडर द टेंटोरियम सेरिबेलाय, इसको कहते हैं अंकल्स हर्निएशन। तो टॉन्सिलर हर्निएशन, सब फाल्सीन हर्निएशन और अंकल हर्निएशन। इससे क्या होता है कि अंकल हर्निएशन में ओकुलोमोटर नर्व कंप्रेशन हो जाती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की कंप्रेशन हो सकती है, और
पैरामीडियन आर्टरी, जिसकी वजह से ड्यूरेट या ब्रेन स्टेम हेमरेज हो सकता है। आगे हमारे पास है डी माइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास माइलिन शीट का प्रॉब्लम आएगी और डैमेज होगा। माइलिन इंसुलेट्स एक्सोन्स इन्वॉल्विंग द improving the speed and efficiency of conduction. Oligodendrocytes myelinate the central nervous system. Schwann cell myelinates the peripheral nervous system. Axons are generally preserved. इस कंडीशन में एक्सोन बच जाते हैं। ल्यूकोडिस्ट्रोफीज क्या होती हैं? इसमें हमारे पास इनहेरिटेड म्यूटेशन इन एंजाइम नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन, कि एंजाइम में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी जिस वजह से डीमाइलिनेशन होगी। इसमें क्या है, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी हो जाती है जो मोस्ट कॉमन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि MA से याद रखें, अराइल सल्फाटेज, जो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और सल्फाटेज डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पास अकोमुलेशन उनकी वजह स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारे पास क्रेब्स डिजीज़, इसमें हमारे पास KG से याद रखें, इसमें हमारे पास गैलेक्ट्रो सेरेब्रोसाइडेज, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और जिसके अंदर गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड एक्युमुलेट हो जाता है मैक्रोफेजेस में। आगे तीसरे नंबर पे एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी, AC से याद रखें, AC से कोएंजाइम A, उसकी जो इम्पेयर्ड एडिशन हो जाती है टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ल्यूकोडिस्ट्रोफी हमारे पास मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी जिसमें अराइल सल्फेटेज डेफिशिएंसी है, और क्रेब डिजीज जिसमें गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी, और एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी जिसमें हमारे पास कोएंजाइम A की इम्पेयर्ड एडिशन हो जाती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में। जो ये फैटी एसिड्स हैं ये फिर डैमेज कर देते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स और वाइट मैटर ऑफ ब्रेन को। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज़ ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ CNS माइलिन एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसमें मोस्टली एसोसिएटेड विद HLA-DR2 और प्रेजेंट्स विद रिलैप्सिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स विद पीरियड्स ऑफ रिमिशन और मल्टीपल लीजन इन टाइम एंड स्पेस। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हैं? ब्लड विजन इन वन आई ऑप्टिक नर्व की वजह से, वर्टाइगो एंड स्कैनिंग स्पीच जो मिमिक करेगी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से और जो वर्टाइगो और स्कैनिंग स्पीच हमने कर लिया। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो जाएगा, हेमिप्रेसिस और यूनिलेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन, लोअर एक्सट्रीमिटी लॉस ऑफ सेंसेशन और वीकनेस, बोवल ब्लैडर एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा। डायग्नोसिस हम MRI से और लंबर पंक्चर से करते हैं। इसमें हमारे पास लंबर पंक्चर में ओलिगोक्लोनल IgG बैंड्स ऑन हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें मिलते हैं, माइलिन बेसिक प्रोटीन भी। जो ग्रॉस एग्जामिनेशन है, ग्रॉस एग्जामिनेशन शोज ग्रे अपीयरिंग प्लैक्स इन द वाइट मैटर, तो ये आपने याद रखना, ग्रे अपीयरिंग प्लैक्स इन द वाइट मैटर, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आते हैं। और ट्रीटमेंट इसका कि हाई डोज स्टेरॉयड दे दें एक्यूट के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इंटरफेरॉन बीटा। अगर हमारे पास है स्लो सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस, ये क्या है? प्रोग्रेसिव डिबिलिटेटिंग इंसेफेलाइटिस लीडिंग टू डेथ ड्यू टू स्लोली प्रोग्रेसिव persistent infection of brain by measles virus, ये measles वायरस की वजह से होता है। characterized by viral inclusions within neurons। अब आगे हमारे पास है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है कि JC वायरस इन्फेक्शन ऑफ लिगोडेंड्रोसाइट्स और इम्यूनोसप्रेशन और लीड्स टू रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट वायरस और रैपिडली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक साइंस इसमें प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस। इसमें क्या होता है कि फोकल डीमाइलिनेशन ऑफ पॉन्स एंटीरियर ब्रेन स्टेम और ड्यू टू रैपिड इंट्रावेनस करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया अगर किया जाए तो फिर उसकी वजह से सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस हो जाती है। उसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करता है एक्यूट बायलैटरल पैरालिसिस होता है, जिसको हम कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम, कि सिर्फ उसकी मतलब आंखें काम कर रही होती हैं, बाकी पूरा पैरालाइज्ड पर्सन होता है। इसको कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम, जिससे लॉक बंदा हो जाता है ना, सिर्फ देख सकता है, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस से आपने लॉक्ड इन सिंड्रोम याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास है डिमेंशिया एंड डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स विद इन ग्रे मैटर। तो अपने ग्रे मैटर याद रखना है कि ग्रे मैटर में लॉस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाता है, और इसमें क्या होता है, मोस्टली कोई प्रोटीन होती है जो फिर आगे उसको डिस्टरप्ट कर देती है न्यूरॉन्स को। अगर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा तो डिमेंशिया के साइन एंड सिम्टम आएंगे, और अगर ब्रेन स्टेम या बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व है तो मूवमेंट डिसऑर्डर आएंगे। हमारे पास है अल्जाइमर्स डिजीज़। इट इज़ डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स है तो हमारे पास इससे डिमेंशिया होगा, और ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया है अल्जाइमर। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे वो वास्कुलर डिमेंशिया है, जो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन काज है। से क्लिनिकल फीचर्स इसमें स्लो ऑनसेट मेमोरी लॉस होता है, पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, फिर लॉन्ग टर्म होता है, और प्रोग्रेसिव डिसओरिएंटेशन होती है, लॉस ऑफ लर्नड मोटर स्किल्स एंड लैंग्वेज, चेंजेस इन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, और पेशेंट बिकम्स म्यूट एंड बेड रिटन। फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स आर नॉट सीन इन अर्ली डिजीज़। के फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स जो वो हमें अर्ली स्टेजेस में नहीं मिलते। ये स्पोरेडिक होती है 90% केसेस में, और इसमें क्या होता है कि एपो, और ये एज रिलेटेड है, क्योंकि एज अगर 60 ईयर से ज़्यादा है तो उसमें इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। जो एपोलाइपोप्रोटीन ई है उसका जो E4 अलील है वो इसका इंक्रीज़ करता है रिस्क, और जो E2 अलील है वो डिक्रीज़ करता है इसके रिस्क को। और अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज़ हमारे फेमिलियल केसेस में मिलती है, और डाउन सिंड्रोम में भी। फेमिलियल केसेस में हमारे पास प्री सिनाइनल 1 एंड प्री सिनाइनल 2 म्यूटेशन से रिलेटेड है, और डाउन सिंड्रोम वो 40 ईयर्स के बाद होती है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या मिलेंगे, तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक अबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। 3 उसने कहे थे कि 3 लिखें कोई भी, तो इसमें हमारे पास लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है, और नैरोइंग ऑफ गायरा, वाइडनिंग ऑफ सल्काई एंड डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नंबर 2 पे न्यूरेटिक प्लेक्स बन जाते हैं। नंबर 3 पे न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। नंबर 4 पे लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हो जाते हैं। और माइक्रोस्कोपी में एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें कि अमाइलॉइड एंजियोपैथी, ये लिखी हुई है कि अमाइलॉइड में डिपॉजिट अराउंड वेसल्स इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हेमरेज। इसको अमाइलॉइड न्यूरो एंजियोपैथी कहेंगे। और ग्रैनुलो वैक्यूलर डीजनरेशन, ये क्या होती है कि इंट्रा न्यूरोनल वैक्यूल्स हैविंग वन और मोर डार्क ग्रैन्यूल्स कॉल्ड हाइरेनो बॉडीज, तो ये प्रेजेंट होती हैं, ग्रैनुलो वैक्यूलर डीजनरेशन। तो ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स हैं, या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कह लें। गायरा सल्काई और एट्रोफी और वेंट्रिकल्स की डायलेशन। न्यूरेटिक प्लेक्स असल में एक्स्ट्रा सेलुलर कोर होती है, जो अमाइलॉइड बीटा जो है ए बीटा अमाइलॉइड विद इंटेंगल न्यूरेटिक प्रोसेसेस, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कोर है। और जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स है ये इंट्रा सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं फाइबर, जिसमें हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन होती है। टाउ इज ए माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। जो न्यूरेटिक प्लेक्स हैं ये कैसे बनते हैं कि अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये जब बाइंड होती है तो ये तो नॉर्मल जो उसका साइकिल होता है वो अल्फ़ा प्रोडक्ट देता है, और नॉर्मल टर्न ओवर होता है। अगर ये बीटा प्रोडक्ट दे दे, बीटा प्लेटेड शीट वाला, तो उसको हम ए बीटा अमाइलॉइड कहते हैं, और ये डिग्रेड नहीं हो पाते, जिसके लिए एग्रीगेशन बनती रहती है और फिर स्टोर होना शुरू हो जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर। इसको न्यूरेटिक प्लेक्स कहते हैं। और न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स जो हैं वो तो मैंने बताया कि ये इंट्रासेलुलर एग्रीगेट्स हैं, इसमें हमारे पास हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन के ये एग्रीगेट्स हैं न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस का किया जाता है, या अगर पता ना चले तो बंदा मर जाए उसके बाद ऑटोप्सी पे पता चलता है इसका। वास्कुलर डिमेंशिया हमारे पास है आगे। तो वास्कुलर डिमेंशिया मल्टी
फोकल इन्फेक्शन एंड इंजरी ड्यू टू हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, वास्कुलाइटिस, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया है, वास्कुलर डिमेंशिया। नेक्स्ट हमारे पास है पिक डिजीज़। पिक डिजीज़ क्या है? डिजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल कॉर्टेक्स। ये फ्रंटल टेम्पोरल कॉर्टेक्स की डिजीज़ है। राउंड एग्रीगेट्स ऑफ टॉप प्रोटीन, जिसको हम पिक बॉडीज़ कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होती है। बिहेवियरल एंड लैंग्वेज सिम्टम्स इसमें आ रहे होते हैं। पार्किंसन डिजीज़ क्या है कि हमारे पास लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, जो कि हमारे पास मोस्टली इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो उसका लॉस हो जाता है और फिर वो एग्जैजरेट एक्शन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से हमारे पास सिम्टम ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एकाइनेसिया और पोस्टल इंस्टेबिलिटी, ट्रैप के नाम से ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया एंड पोस्टल इंस्टेबिलिटी, तो ये हमारे पास आ जाते हैं इसके साइन क्लिनिकल फीचर्स में। नेग्रोस्टाइटल पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया यूजेस डोपामाइन टू इनिशिएट मूवमेंट। कॉमन डिसऑर्डर जो एज रिलेटेड होता है, और दूसरा जो है वो MPTP एक्सपोजर। और इसके साथ जो हिस्टोलॉजी में हमारे पास लॉस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा, वो हमारे पास मिलेंगे। और ल्यूवी बॉडीज़ जो कि है अराउंड एसिनोफिलिक इंक्लूजन ऑफ अल्फा सिन्यूक्लियन, जिनको ल्यूवी बॉडीज़ कहते हैं। तो ये आपने याद रखने के पार्किंसन में ल्यूवी बॉडीज़ और लॉस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। और ल्यूवी बॉडीज़ के हैं अल्फा सिन्यूक्लियन की इंक्लूजन्स हैं। पार्किंसन में हमारे पास मोस्टली जो है डिमेंशिया एज अ लेट फीचर, लेकिन अगर ये अर्ली डिमेंशिया हो जाए तो उसको कहते हैं अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया, और लीवी बॉडी डिमेंशिया इसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिमेंशिया, एलुसिनेशन, पार्किंसन फीचर होते हैं। और आगे हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि डिजेनरेशन ऑफ गाबार्जिक न्यूरॉन्स इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस ऑफ बेसल गैंग्लिया, और जो क्रोमोस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्रोमोसोम नंबर 4, जिसकी वजह से क्या होता है कि CAG जो रिपीट होता है हमारे पास हंटिंगटन जीन में, तो उसकी वजह से हंटिंगटन डिजीज़ होती है। कोरिया इसका जो प्रेजेंटिंग साइन है, और ये सुसाइड इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ। हंटिंगटन डिजीज में C से कॉर्डेट न्यूक्लियस याद रखें, C से CAG रिपीट जो होता है, और C से ही इसमें कोरिया, कॉर्डेट, CAG और कोरिया, तो ये ट्रिपल C इसका सीक्वेंस हंटिंगटन डिजीज़ के लिए याद रख लें। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस क्या है कि इंक्रीज CSF रिजल्टिंग इन डायलेटेड वेंट्रिकल्स, उसमें डिमेंशियन एडल्ट्स होता है। और ट्राइएड इसका क्या है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेट स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी और डिमेंशिया, वेट, वॉबली एंड वैकी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वेट, और गेट इंस्टेबिलिटी वॉबली एंड डिमेंशिया वैकी। तो ये इसका वेट, वॉबली एंड वैकी, इसका ट्राइएड होता है। इसका नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस का। आगे हमारे पास है स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो इसमें प्रोइंस डिजीज़ जो है ना, उनकी डिजेनरेटिव डिजीज ड्यू टू प्राइन प्रोटीन, ये वायरल होती हैं। इसमें जो नॉर्मल पाथवे होता है वो अल्फ़ा प्राइन प्रोटीन C जो होती है, और ये कन्वर्ट हो जाती है बीटा शीट्स में जो प्रायर प्रोटीन SC, स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो ये क्या करती हैं, जो नॉर्मल हैं उनको भी बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट करा देती हैं। ये स्पोरेडिक और इनहेरिटेड भी हो सकती हैं, या ट्रांसमिटेड भी हो सकती हैं। पैथोलॉजिक प्रोटीन इज़ नॉट डिग्रेडेबल, क्योंकि वो बीटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, विशियस साइकिल चल जाता है। डैमेज टू न्यूरॉन्स एंड ग्लाइल सेल इज करेक्टराइज्ड बाय इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स, इसको हम स्पॉन्जी डिजेनरेशन कहते हैं। इसकी क्रूज फेल्ड जैकब डिजीज़ है, CJD, मोस्ट कॉमन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी है, और ये मोस्टली स्पोरेडिक होती है, ड्यू टू एक्सपोजर भी हो सकती है। और रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है, एटेक्सिया स्टार्टल मायोक्लोनसिस में होता है।
स्टार्टर मायोक्लोनस क्या है कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विद मिनिमल स्टिमुलाई। और आगे हमारे पास वेरिएंट क्रूज फील्ड जैकब डिजीज़ है। तो इसमें ये मैडको की वजह से होता है, मैडको इन्फेक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास फेमिलियल फेटल इंसोम्निया इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ प्राइम डिजीज़ है, कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इंसोम्निया एंड एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स। आगे हमारे पास है नेक्स्ट है सीएनएस ट्यूमर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमारे पास क्या है कि मेटास्टेटिक भी हो सकते हैं और प्राइमरी भी हो सकते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन अगर कह दो तो मेटास्टेटिक को प्राइमरी में आप पहले डिवाइड कर लें। और जो मेटास्टेटिक कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये सीक्वेंस वाइज याद रख लें। लंग्स, ब्रेस्ट, स्किन यानी कि मेलानोमा, किडनी एंड जीआईटी। तो ये इसके 5 हैं, ये याद रखना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो क्वेश्चन बार बार इसका आता है कि मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ से हो सकती है सीएनएस ट्यूमर्स की। तो लंग्स से, उसके बाद ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट ट्यूमर से, और स्किन यानी कि मेलानोमा से और हो सकता है, और किडनी और जीआईटी से। तो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स जो हैं वो ग्रे वाइट जंक्शन पे होते हैं और लंग्स, ब्रेस्ट और किडनी कॉमन सोर्स हैं। प्राइमरी जो ट्यूमर्स हैं वो हमारे पास क्या है कि सेल टाइप पे वो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। और अडल्ट्स में कौन कौन सी प्राइमरी ट्यूमर्स आर यूजुअली सुप्राटेंटोरियल होती हैं और चिल्ड्रन में इन्फ्राटेंटोरियल होती हैं प्राइमरी ट्यूमर्स। इसके जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो सीएनएस ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन का आता है। तो इसकी आप नोट कर लें। न्यूरोग्लायोमल या ग्लायोमस जिसको कहते हैं, वो न्यूरॉन्स की हो सकती हैं, न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लायोमा। और मेनिंजेस की नर्व शीथ, मिसलेनियस और मेटास्टेटिक हो सकती हैं। जो न्यूरोग्लायोमा या सिंपली ग्लायोमास हैं वो कौन कौन से थे, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि ग्लायोमास ट्यूमर्स के नाम लिखते हैं। 3 से 4 दफ़ा आया हुआ ग्लायोमास ट्यूमर्स के नाम अलग से। तो उसमें एस्ट्रोसाइटोमा है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा एंड ओलिगो एस्ट्रोसाइटोमा। तो ये 4 हैं, आप ये याद रखें। एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ओलिगोएस्ट्रोसाइटोमा और एपेंडाइमोमा। न्यूरॉन्स रिलेटेड कौन कौन सी है, न्यूरोब्लास्टोमा एंड गैंग्लियोन्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लिया कौन कौन से हैं, यो गैंग्लियो ग्लायोमा। और मेनिंजेस की मेनिंजियोमा, नर्व शीथ की श्वानोमा और न्यूरोफाइब्रोमा। मिसलेनियस में हमारे पास क्रेनियोफ्रेंजियोमा आ जाता है और मेटास्टेटिक में लंग्स, ब्रेस्ट, स्किन, किडनी आ जाता है। जो बुक में मेटास्टेटिक में लंग, ब्रेस्ट और किडनी लिखे हुए हैं, इसके साथ आप स्किन और जीआईटी भी ऐड कर ले। तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। ग्लायोमास न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स प्लस ग्लायोमास और मेनिंजेस, नर्व शीथ, मिसलेनियस एंड मेटास्टेटिक। आगे एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी से रिलेटेड के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएनएस ट्यूमर्स क्या हैं जो बाकी बॉडी ट्यूमर से इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि एक ये कि इसका कोई नो प्री मेलिग्नेंट लीजन और इंसाइटू स्टेट, कि इसकी कोई प्री मेलिग्नेंट या इंसाइटू स्टेज नहीं होती, ये डायरेक्ट ही डेवलप कर जाता है। और दूसरे नंबर पे इसका क्या है कि अगर लो ग्रेड लीजन है भी है तो ये काफ़ी सारे एरिया को, ब्रेन के काफ़ी सारे एरिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं या इन्वेड कर सकते हैं। तीसरे नंबर के एनाटोमिकल साइड पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, ना कि उसकी हिस्टोलॉजी क्या है। सिर्फ साइड पे ब्रेन पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे प्रेजेंट है, वो मैटर कर रही होती है आउटकम उसका क्या है। और चौथे नंबर पे क्या है कि अगर हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर भी है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सीएनएस से बाहर कोई मेटास्टेसिस कर जाए। ठीक है, तो ये इसकी 4 हैं। इसका एक तो प्री मैलिग्नेंट इनसाइड टू स्टेज नहीं होती, अगर लो ग्रेड भी है फिर भी ये काफ़ी इन्वेड कर सकता है। और तीसरे नंबर पे एनाटोमिक साइट पे डिपेंड करता है, ना कि हिस्टोलॉजी पे। और चौथा ये है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जितना भी हो फिर भी वो
वो रेयर चांस होते हैं कि CNS को क्रॉस करे। तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज समझ लें। अब एक क्वेश्चन आया हुआ कि 3 नॉन ग्लायल CNS ट्यूमर्स के नाम लिख दें। तो ग्लायोमास जो हैं वो तो एस्ट्रोसाइटोमा है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, एपेंडाइमोमा और एस्ट्रोसाइटोमा। उसके अलावा जो बाकी जो भी हैं उसमें से कोई भी आप लिख दें, लाइक न्यूरोब्लास्टोमा लिख दें, गैंग्लियोग्लायोमा लिख दें, मेनिंजियोमा लिख दें, श्वानोमा, क्रेनियोफ्रिंजियोमा, कोई भी लिख दें। तो वो सारे नॉन ग्लायल CNS ट्यूमर्स हैं। इसमें क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है सच, तो मिक्स इसमें लिखे सारे। तो ये आप क्लासिफिकेशन अगर लिख लें तो उससे आपको आसानी रहेगी। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मोस्ट कॉमन जो चाइल्डहुड के ट्यूमर्स हैं वो कौन से हैं। तो वो 3 है, एक तो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा। तो ये 3 है, पेम के नाम से याद रख लें, PEM। P से पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, E से एपेंडाइमोमा और M से मेडुलोब्लास्टोमा। तो ये आपने याद रखने, ये एक दफ़ा क्वेश्चन है वो मार्क भी कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, इसको स्टेज 4 एस्ट्रोसाइटोमा भी कहते हैं। WHO की क्लासिफिकेशन रिलेटेड स्टेज 4 एस्ट्रोसाइटोमा ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। तो ये क्वेश्चन इसका 2 से 3 दफ़ा आया हुआ है कि ये मेलिग्नेंट हाई ग्रेड ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स है। और इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन अडल्ट्स है। और इसमें हमारे पास एक कॉर्पस कैलोसम की अगर बात करें वो स्नेरियो में, तो उसका मतलब ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म की बात कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि एक साइड से रीजन नेक्रोसिस पे वो दूसरी साइड पे चला जाता है कॉर्पस कैलोसम के, जिसको हम बटरफ्लाई लीजन भी कहते हैं। तो स्नेरियो में बटरफ्लाई लीजन भी दे सकता है। और ये क्या होता है, इसके जो सेल्स हैं वो GFAP पॉजिटिव होते हैं, पुअर प्रोग्नोसिस होता है क्योंकि मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और सूडो पैलिसेडिंग होता है। सूडो पैलिसेडिंग क्या है कि सेंट्रल नेक्रोसिस एरिया जो वो सराउंडेड बाय ट्यूमर सेल्स, इसको सूडो पैलिसेडिंग कहते हैं। हालांकि वो सराउंड नहीं कर रहे होते, वो अपनी जगह पे रहते हैं, सेंट्रल से नेक्रोसिस होता है, लेकिन फिर भी इस वजह से इसको सूडो पैलिसेडिंग कहते हैं। तो इसका क्या है कि हिस्टोलॉजी इसकी पूछी हुई है, एक क्वेश्चन में इसका ब्रीफ पूछा हुआ कि इसको ब्रीफ कर दें, इसका करेक्टरिस्टिक बता दें। तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है और अडल्ट्स में होता है, और बटरफ्लाई लीजन, सूडो पैलिसेडिंग, GFAP पॉजिटिव और पुअर प्रोग्नोसिस। तो ये आप लिख सकते हैं। और हिस्टोलॉजी इसमें क्या है, हाइपर सेलुलरिटी होती है, ये आप नोट कर लीजिए। और न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, हाई माइटोटिक फिगर्स, सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड माइक्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन। तो ये इसकी हिस्टोलॉजी है। आगे जो हमारे पास है वो मेनिंजियोमा है। मेनिंजियोमा का बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है और काफ़ी डिटेल्स भी इसकी पूछी हुई हैं। मेनिंजियोमा ऐसे समझ लें कि सबसे मोस्ट जो है ना इम्पोर्टेंट इसमें, तो वो मेनिंजियोमा ही है क्योंकि ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, बाकी सब के निस्बत ये ज़्यादा आता है। इट इज़ बिनाइन ट्यूमर ऑफ अरेक्नॉइड सेल्स। और अरेक्नॉइड सेल जो हैं वो मेनिंगोथीरियल सेल्स होते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन CNS ट्यूमर इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में ग्लायोब्लास्टोमा मेलिग्नेंट है मोस्ट कॉमन, और मोस्ट कॉमन बिनाइन जो है वो मेनिंजियोमा है। तो ये वुमेन में मोस्टली कॉमन है, मोर कॉमन है। इसका सिनेरियो वुमेन रिलेटेड आया था, अडल्ट वुमेन, उसकी एज और वुमेन थे तो उसका मेनिंजियोमा था। इसमें क्या होता है कि सीजर्स होते हैं और जो ट्यूमर कंप्रेस कर देता है कॉर्टेक्स को। और इसमें क्या होता है कि इमेजिंग में हमारे पास ये याद रखिएगा, इमेजिंग रिवील्स अ राउंड मैस अटैच टू द ड्यूरा, कि ड्यूरा से एक राउंड मैस जो है वो अटैच होता है। ये बहुत दफ़ा उसने बताया हुआ है दरमियान में कि इमेजिंग रिवील्स अ राउंड मैस अटैच टू ड्यूरा। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, वो मेनिंजियोमा होता है। और इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड पैटर्न एक बमर की तरह हिस्टोलॉजी में
मिलता है और समोमा बॉडीज़ भी मिल सकती हैं। तो ये हिस्टोलॉजी में वर्ल्ड पैटर्न एंड समोमा बॉडीज़। अब इसके जो क्वेश्चन उसने पूछे हुए कि एक में उसने कहा कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, यानी कि फ़ीमेल ले ली तो माँ होगा, 50 ईयर तो अडल्ट है। राइट साइडेड हेडेक, माइल्ड वीकनेस इन हर राइट हैंड, सिटी शोज वेल सर्कमस्क्राइब lateral mass compressing the right hemisphere at frontoparietal junction। तो ये उसने कहा कि कौन सा है, तो क्योंकि फीमेल है तो इसमें हमारे पास मेनिंजियोमा होगा। क्योंकि इसमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड है तो इसमें इसका मतलब है कि ये बिनाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर मेलिग्नेंट होता तो फिर तो, और ये अडल्ट्स में है तो इसमें हमारे पास ग्लायोब्लास्टोमा नहीं होगा बल्कि मेनिंजियोमा होगा। क्वेश्चन इसका एक आया हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोग्नोसिस, कि ये प्रोग्नोसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो लीजन साइज, लीजन लोकेशन, सर्जिकल एक्सेसिबिलिटी एंड हिस्टोलॉजिकल ग्रेड उसका। तो ये 4 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोग्नोसिस को। लीजन साइज, लीजन लोकेशन, सर्जिकल एक्सेसिबिलिटी एंड हिस्टोलॉजिकल ग्रेड। तो ये नोट कर लीजिए। अब जो समोमा बॉडीज़ वाला है उसको ट्रांजिशनल वेरिएंट भी कहते हैं मेनिंजियोमा का। तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन था कि ऑफन, एक क्वेश्चन जो इसमें था कि वो कहता है कि जो अरेक्नॉइड सेल्स हैं वो असल में किस सेल से ये मेनिंजियोमा अराइज कर होता है। तो वो मेनिंगोथीलियल सेल्स ऑफ, जो उसके अरेक्नॉइड के मेनिंगोथीलियल सेल्स हैं वहाँ से मेनिंजियोमा अराइज कर होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए साथ में। अब एक इसका क्वेश्चन इस तरह था कि डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल पैटर्न बता दें इस ट्यूमर के। तो 3 है WHO की ग्रेडिंग से, WHO ग्रेड 1, 2 और 3। 1 में हमारे पास मेनिंजियोमास जो टिपिकल मेनिंजियोमास हैं, और 2 में एटिपिकल मेनिंजियोमास, और 3 में एनाप्लास्टिक मेनिंजियोमास आते हैं। जो मेनिंजियोमास जो WHO ग्रेड 1 है उसमें हम कौन कौन से आते हैं, मेनिंगोथीलियल आता है, और फाइब्रोब्लास्टिक, और ट्रांजिशनल, समोमेटस यानी कि समोमा बॉडीज़ वाला, और सिक्रेटरी। तो ये 5 आते हैं। एटिपिकल में हमारे पास क्लियर सेल और कोराइड वाले, और एनाप्लास्टिक में पेपिलरी और रेप्डोइड आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन में उसने मॉर्फोलॉजी पूछी थी मेनिंजियोमास की। तो ग्रॉसली क्या है कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड स्फेरिकल और हेमिस ऑफ वेरिंग साइज, firmly attached to dura, cut surface is firm and fibrous, sometimes with foci of calcification। कि एक तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है जिस तरह वो सिनेरियो में भी था, और बाकी साइज़ वेरी करता है, फर्मली अटैच टू ड्यूरा होता है, कट सरफेस फर्म होते हैं, फाइब्रस, और बाद औक़ात तो इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो रही होती है कहीं पे। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमारे पास सिंसिटियल होते हैं, फाइब्रस, ट्रांजिशनल, एनाप्लास्टिक मेलिग्नेंट। जो सिंसिटियल हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि फुकाया बल्कि ओवल न्यूक्लियस होता है, राउंड टू ओवल न्यूक्लियस, पुअरली डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन, एंड फाइनली ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होती है। जो फाइब्रस है इसकी टाइप, तो उसमें हमारे पास ट्यूमर सेल्स फॉर्म पैरेलल और इंटरलेसिंग बंडल्स, कि ये पैरेलल या इंटरलेसिंग बंडल्स बना लेते हैं जो ट्यूमर सेल्स होते हैं फाइब्रस में। और ट्रांजिशनल में हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सिंसिटियल एंड फाइब्रस होता है। और इसमें हमारे पास जो वल्स होते हैं उसमें हमारे पास समूह बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू कैल्सिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ वल्स। क्योंकि जो वल्स होते हैं, क्योंकि मेनिंजियोमा में हमारे पास जो वर्ल पैटर्न हमें हिस्टोलॉजी में मिलता है उसमें से एक जगह पे समोमा बॉडीज़ जो कैल्सिफाइड एरिया होता है। एंजियोब्लास्टिक में हमारे पास हिमेंजियोब्लास्टिक और हिमेंजियो पैरासिटिक होता है। और एनाप्लास्टिक मेलिग्नेंट में क्या होता है कि इट इन्वेड्स द अंडरलाइंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद
एक्स्ट्रा न्यूरल मेटास्टेसिस टू लंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये मेलिग्नेंट है। ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन एंड शार्प line of demarcation form adjoining brain tissue usually surrounded by zone of edema। तो ये इसकी टाइप्स हैं आगे माइक्रोस्कोपिकली। सिंसिटियल, फाइब्रस, ट्रांजिशनल, एंजियोब्लास्टिक एंड एनाप्लास्टिक मेलिग्नेंट। आगे इसका क्वेश्चन जो एक आया हुआ है वो है कि वो अगले से रिलेटेड है, वो मैं अभी बताता हूँ। मेनिंजियोमा हमारे पास कंप्लीट होता है। श्वानोमा हमारे पास है बिनाइन ट्यूमर ऑफ श्वान सेल्स। इसमें क्रेनियल नर्व 8 जो है वो इन्वॉल्व होती है मोस्टली सेरिबेलो पोंटाइन एंगल पे। और टिनाइटस, हियरिंग लॉस के सिम्टम आते हैं। S100 पॉजिटिव होता है। बायलैटरल ट्यूमर आर सीन इन न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 में। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। कैल्सिफाइड ट्यूमर मिलती है हमें और फ्रंटल लोब में होती है और सीजर इससे हो सकते हैं। एग फ्राइड अपीयरेंस, फ्राइड एग अपीयरेंस ऑन ऑफ सेल्स ऑन बायोप्सी। बायोप्सी में हमें फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, क्योंकि एग से याद रखें ओ ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है, ओ से एग मतलब एग शेप याद रख लें। फ्राइड एग अपीयरेंस MCQ में आ सकता है बाद का। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स हैं और मोस्ट कॉमन सीनस ट्यूमर चिल्ड्रन। इसमें वो हमेशा चिल्ड्रन का जिक्र करेगा। और इसमें क्या है कि अराइजेज इन द सेरिबेलम, सेरिबेलम का है वो सिस्टिक लीजन विद म्यूरल नोड्यूल। कि उसमें क्वेश्चन में भी उसने दिया हुआ था कि सिस्टिक लीजन विद म्यूरल नोड्यूल है और साथ में रोजेंथल फाइबर्स हैं। GFAP पॉजिटिव है, तो इससे पिक हो रहा था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, पाइलोसाइटिक्स या सिस्टिक से इस तरह आप मिला जुला के याद रख सकते हैं। तो इसके डायग्नोसिस का क्वेश्चन एक आया हुआ है। और दूसरा इसका जीन्स इसके कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो वो P53 और रिटेनो RB जीन, रेटिनोब्लास्टोमा, तो ये 2 जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रोजेंथल फाइबर्स मिलते हैं जो कि थिक इयोसिनोफिलिक प्रोसेस होते हैं एस्ट्रोसाइट्स के। एंड इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलर बॉडीज़ और ट्यूमर सेल होते हैं GFAP पॉजिटिव होते हैं, जिस तरह ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म GFAP पॉजिटिव है। इसका जो क्वेश्चन है वो इसकी मॉर्फोलॉजी का आया हुआ है कि बाइपोलर सेल्स with hair-like process that are GFAP positive और microcysts are often present. Necrosis and mitosis are rare और rosenthal fibers होते हैं और cystic lesion भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन जो आप नोट कर लीजिए। और एक इसका क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी ऑफ इनफिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा। कि इनफिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमोस की मॉर्फोलॉजी है। इट शोज variated appearance with some areas showing gray white appearance while others are yellow and soft with foci of hemorrhage and necrosis. The surrounding normal brain tissue is distorted and infiltrated by yellow tumor tissue. अब एक चीज़ मेनिंजियोमा में रह गई थी, उसमें उसने कहा था कि समोमा बॉडीज़ की ना आप मॉर्फोलॉजी बताएं। तो इसमें आप नोट कर लें कि ये कम्बिनेशन होता है फाइबरस और सिंसिटियल सेल्स का। और सम ऑफ द वर्ल्स कंटेन समोमा बॉडीज़ ड्यू टू कैल्सिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोल ऑफ वर्ल्स। जिसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो समोमा बॉडीज़ होती हैं। ऑफन अराउंड सेंट्रल कैपिलरी साइज ब्लड वेसल। और ये किसके अराउंड होता है कैल्सिफिकेशन या समोमा बॉडीज़, जो कैपिलरी साइज ब्लड वेसल्स होती हैं ना सेंटर में, उनके अराउंड हो जाता है। सेंथोमेटस एंड मिक्सोमेटस चेंजेस में बी प्रेजेंट। आगे हमारे पास है मेडुलोब्लास्टोमा। इसमें क्या होता है कि ये ग्रेनुलर सेल्स ऑफ सेरिपेलम उनसे डिराइव होता है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स नज़र आते हैं हमें, जिसको हम होमर राइट रोजेट्स भी कहते हैं। होमर राइट रोजेट्स।
और ये मेटास्टेसिस कह सकता है टू कॉडा इक्वाइना, जिसको हम ड्रॉप मेटास्टेसिस भी कहते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि, और ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, जिस तरह एस्ट्रोसाइटोमा है वो भी चिल्ड्रन में होता है, और ये मेडुलोब्लास्टोमा भी चिल्ड्रन में। ये 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसने कहा था कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है सेरिबेलम में, पोरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है, मतलब इसका मतलब कि मेलिग्नेंट है। और क्या है कि मार्केट सेलुलरिटी शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स हैं, कि शीट्स उसकी हैं। तो ये क्या था, क्योंकि शीट्स ऑफ सेल्स इसमें मेडुलोब्लास्टोमा में हमें मिलते हैं। तो स्प्रेड कैसे करता है, रैपिड स्प्रेड इसको होता है, ये भी क्वेश्चन था अगला पार्ट उसका। और लोकली CSF के थ्रू करता है, मेनिंजेस में जा सकता है, वेंट्रिकल्स में, सबरेक्नोइड स्पेस में जा सकता है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ हो सकती है, लंग्स, लिवर, वर्टिब्रा एंड पेल्विस तक। तो ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरा इसका क्वेश्चन आया था मेडुलोब्लास्टोमा का। मेडुलोब्लास्टोमा की मॉर्फोलॉजी उसने पूछी, दे आर लोकेटेड इन मिड लाइन ऑफ सेरिबेलम। ग्रॉसली इसकी ग्रॉस क्या है, इसकी वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, और ग्रे एंड फ्राइएबल होता है। माइक्रोस्कोपी में हमें शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स, ये अपने याद रखना कि शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स जो कि स्मॉल ब्लू सेल्स होते हैं। नियोप्लास्टिक सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिटिल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ी होती है, और हाइपर क्रोमैटिक न्यूक्लियाई होते हैं, और अबंडेंट माइटोसिस हो रही होती है। इसको हम होमोराइट रोजेट्स आर प्रेजेंट, और होमोराइट्स रोजेट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल ब्लू सेल्स होते हैं। आगे हमारे पास है एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा वो क्या है कि फोर्थ वेंट्रिकल से राइज करता है, और पेरीवास्कुलर सूडोरोजेट्स आर करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑन बायोप्सी। तो ये MCQ में पूछ सकते हैं कि अगर पेरीवास्कुलर सूडोरोजेट्स हैं तो वो एपेंडाइमोमा में होते हैं। और क्रेनियोफ्रेंजियोमा लास्ट पे हमारे पास है। ये ट्यूमर एज ए फॉर्म एपिथेलियल रेमिनेंट ऑफ राथकिस पाउच जो राथकिस पाउच होता है डेवलपमेंटल, उससे राइज करता है। और ये क्या होता है कि बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया के चांसेस होते हैं इससे। तो इसमें क्या होता है कि calcifications are commonly seen on imaging derived from tooth-like tissue, कि tooth-like tissue से ऐसे ड्राइव हो रहा था, इसको हम क्रेनियोफ्रेंजियोमा कहते हैं। तो इसके साथ हमारे पास ये CNS का काफ़ी थोड़ा लेंथी टॉपिक था, लेकिन मैंने कोशिश की कि अच्छी तरह करवाया जाए। तो इसके साथ ये कंप्लीट होता है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।